गुड इवनिंग बच्चों। केसु, सिमरन, ईशान, आनंद, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। अजरुल, वंश, सितांशु, गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे भाई ना। एडवांस के पीवाईक्यू सोचा था, लेकिन उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं। आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वही एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो बेटर है कि आप जेई मेंस के पीवाईक्यू ट्राई करिए पहले, और उसके बाद एडवांस के लिए तो आगे अभी बहुत समय करेंगे, ठीक है। थर्मो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे हैं उसमें, तो उसको पहले निपटाते हैं। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जो है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। एक तो अपना केटीजी अलग है। थर्मोडायनेमिक्स जो आपने केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा पढ़ लिया होगा कि फिजिक्स में कुछ बचा नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको नया फिजिक्स में कुछ नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री में आपने काफ़ी पढ़ लिया है। अगर आप चाहें तो उसी नॉलेज पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन जो अलग पार्ट है, जो फिजिक्स एक्सक्लूसिव है, वो है अपना हीट ट्रांसफर और थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हीट ट्रांसफर अपना है, और दूसरा क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे हीट ट्रांसफर से। तो यहां पर देखिए, ये थर्मो जो डायनेमिक्स हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लोग बार बार ना पूछें इसके लिए। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, फिर पढ़ेंगे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। मेरा जो सीक्वेंस है वो ये है, थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद से कैलोरीमेट्री, उसके बाद से अपना थर्मोडायनेमिक्स जो एक्चुअल है। तो ये मैकेनिकल, ये वाला जो आपको सिलेबस है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में जब आप जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा। और थर्मोडायनेमिक्स आपका अलग पार्ट है। और फिर है अपना केटीजी। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये पहले हो जाए, ये बाद में हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर, ये अपने पूरे जो है थर्मोडायनेमिक्स जो बोल देते हैं, बट वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आपका ये है, इसमें हम लोग पूरा ये पढ़ते हैं, ठीक है। कब तक हो जाएगा भाई, कोशिश करेंगे कि 10-12 लेक्चर में तब तक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, हीट ट्रांसफर भाई सिलेबस में है, ये धोखे में मत रहिएगा। हीट ट्रांसफर जेई मेंस, मतलब जेई एडवांस में हीट ट्रांसफर तो है ही, एक फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं उससे हर साल। जेई मेंस में भी हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक है। कहां लिखा है, थर्मल प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे लिक्विड एंड सॉलिड में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये वर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये धोखे में मत रहना कि नहीं है, ये है। तो हमारा पहला इसका टॉपिक होगा हीट ट्रांसफर, जो आपका बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सिमिलर टॉपिक है। आप ये पढ़ चुके हो, अगर कायदे से देखा जाए तो आप ये पढ़ चुके हो। हीट ट्रांसफर आपको आता है कैसे, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहले देखिए हीट ट्रांसफर में, ये सभी को पता है कि यहां पर हम पहले जो बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, यहां पे हम बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ
हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन है, बेसिकली तीन है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जिसमें कन्वेक्शन का तो आपको बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बाकी रेडिएशन और कंडक्शन डिटेल में पढ़ना है। रेडिएशन और कंडक्शन आपको डिटेल में पढ़ना है। तो पहला अपने पास है कंडक्शन, ये है अपना कंडक्शन, ये अपने पास है कन्वेक्शन, और तीसरा अपने पास है रेडिएशन। तीसरा अपने पास है रेडिएशन। ठीक है, तो अब इनमें क्या अंतर है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में? ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर ये भी पढ़ा दूंगा भाई, जब इतनी चीजें पढ़ा दिया तो ये भी पढ़ा दूंगा, काहे परेशान हो रहे हो, सब पढ़ाया ही जा रहा है ना, तो धीरे धीरे आपको कुछ नहीं छूटेगा। जब मैंने आपको सेमी कंडक्टर पढ़ा दिया, लॉजिक गेट पढ़ा दिया, तो इतना विश्वास रखिए सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना टैलेंट वहां पे दिखाएंगे उस समय बताएगा। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में ये कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन है और ये रेडिएशन, दोनों में प्रॉपर्टीज शॉर्ट में जान लीजिए, थ्योरेटिकली चीजें क्या है। कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर, है ना, इन कंडक्टर ड्यू टू हीट करेंट, हीट करेंट। ठीक है, हीट करेंट, तो हीट करेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल करेंट। ठीक है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट के तरीके से भाई मैं कोई डेडलाइन नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स है, एसएचएम है, वेव है, तीन मेजर टॉपिक और भी हैं इसके होने के बाद, है ना। उधर वेव तो खैर हो ही गया है, एक दो लेक्चर का है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। तो मैं कोई डेडलाइन तो नहीं सेट कर पाऊंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हो डेट, वही 15-20 तक कोशिश करूंगा। ठीक है, केवल जेई मेंस पढ़ना है तो मैं आपको एक हफ्ते में पढ़ के सारा खत्म करके आपको फ्री कर सकता हूं, आप बता दीजिए। हीट ट्रांसफर इन कंडक्टर ड्यू टू हीट करंट। ठीक है, और हीट करंट क्यों होगी? ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दूसरी बात यह है कि मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट, फॉर ट्रांसफर, फॉर हीट ट्रांसफर, but medium does not move, but medium does not move, मीडियम जो है मूव नहीं करेगा। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर बट मीडियम डज नॉट मूव। ठीक है, तो अब यहां से देखो, कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में तो कन्वेक्शन में बच्चों आपको यह है कि इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम, ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम। तो यहां पे हीट का जो ट्रांसफर होगा वो अपना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम से होगा, दैट इज आवर कन्वेक्शन, दैट इज आवर कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपके जितने भी नेचुरल फिनोमिना है कि हॉट एयर, आप देखते हो कि हॉट एयर ऊपर जाती है तो कोल्डर एयर उसको फील करने के लिए आते हैं। तो जितने भी क्लाइमेटिक चेंज हैं, जितने भी आप अपनी क्लाइमेटिक चेंज बेसिकली जो देखोगे उसमें मेजर रोल जो है कन्वेक्शन का होता है। ठीक है, इसमें मीडियम मूव करता है और उसके वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, जिसका बहुत छोटा एग्जांपल है कि आपके घरों में अब सर्दियां आ रही हैं, ब्लोअर आप चलाते हो
तो ब्लोअर चलाते हो तो ब्लोअर ऑन करोगे तो वहां से एक्चुअल जो गर्म हवा है वो आपके पास आती है। तो ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम हीट इज ट्रांसफर, ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम हीट इज ट्रांसफर। तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली आवर कन्वेक्शन, दैट प्रोसेस इज बेसिकली आवर कन्वेक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। क्लियर है? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन में क्या है कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपागेशन करने के लिए, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मीडियम इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर, फॉर हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है? मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो है क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और कन्वेक्शन में एक्चुअली मीडियम जो है मूव करता है तब हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में कंडक्टर में होता है, ड्रिफ्टिंग के वजह से होता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी ड्रिफ्टिंग कौन कराता है? हीट करंट। हीट करंट क्या होता है अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हीट ट्रांसफर इन कंडक्टर ड्यू टू हीट करंट, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर बट मीडियम डज नॉट मूव। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इन प्रोसेस का। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं इनको। तो पहला जैसे हमारा है हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, तो हम कंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो कंडक्शन में कैसे हीट का ट्रांसफर होगा? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है पहले वो जान लीजिए कि कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसमें जो हीट का ट्रांसफर है dq बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता है टी आई माइनस टी फाइनल, डेल्टा टी जिसको आप बोलते हैं, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अपॉन में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कोई एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में जो हीट का ट्रांसफर है डी क्यू बाई डी टी क्या है? Q इज एनर्जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज योर हीट करेंट। तो डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां से जब आप इसे हटाते हो तो आपको मिलता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए बाई एल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, अब यहां से जो पहले फॉर्मूला ध्यान रखिए, माइनस के बाई एल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस एडजस्ट करके टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक बॉडी है एल लेंथ की, यहां पे आपने एक टी इनिशियल है, इनिशियल फाइनल की जगह पे बेटर है कि आप इसको हाइयर लोअर भी दे सकते हैं। चलिए अभी करते हैं, ये टी इनिशियल है और ये टी फाइनल है। यहाँ पे आपने कोई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया तो यहाँ से हीट का फ्लो शुरू हुआ हाइयर टेम्परेचर से लोअर। इतना तो सभी को पता होगा कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट का फ्लो होगा, हाइयर टेम्परेचर से। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है तो इसको बेटर है कि आप इसको अभी डेल्टा कर लो। सही कह रहे हैं आप, इसको अभी आप इंस्टेंटेनियस में बनाया नहीं हो, एवरेज है तो एवरेज है तो इसको आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये कर सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू ये है, यहां से हीट जो चली है टी इक्वल टू 0 पे, और ये जो हीट चली है ये यहाँ पे पहुंच रही है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो ये लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है।
तो ये फॉर्मूला ये बनता है। क्यू हीट है, बिल्कुल क्यू हीट है ना, क्यू हीट है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बेसिकली ये पावर हो गया है ना, एनर्जी पर सेकेंड पावर हो गया। इसको आप अगर एडजस्ट करते हैं तो आप डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, क्योंकि देखिए हीट आपने इधर किया है और ये टर्म नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हमने हायर इसको माना है, तो मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा कि इस माइनस को एडजस्ट करते हुए जब आप करेंगे तो आप इसको ऐसे याद रखिए, टी हायर माइनस टी लोअर, ये आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए इजी रहेगा। हायर टेम्परेचर और टीएल जो होगा वो होगा अपना लोअर टेम्परेचर, वो होगा लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो एवरेज का बात है, एवरेज हीट फ्लो इन डेल्टा टी टाइम। आप इसको इंस्टेंटेनियस भी दे सकते हैं, इसका थोड़ा सा इसको और देखिए ना, इसको अभी कंपेयर करेंगे। इसमें लिमिट अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो कैलकुलस फॉर्म ये होगा के ए बाई एल, और इसको के ए, और इसको हम लोग लिख देंगे डी टी अपॉन डी एल, डी टी अपॉन डी एल या डी एक्स जो भी मान लीजिए। ठीक है, और वहां माइनस जरूर लगाइएगा क्योंकि ये डी टी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कैलकुलस फॉर्म यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप उसमें माइनस जरूर लगाइएगा। यहां वाला माइनस एडजस्ट हो गया है कहां से, हायर माइनस लोअर से, हायर माइनस लोअर से ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर कुछ और बातें, ये क्या है, कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है। तो के अपना हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, एल हो गया लेंथ, और ए। अब इसमें एक चीज का ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहां से जो हीट गई इसकी क्या गारंटी है कि ये पूरी हीट जो यहां से चली, आपने किसी रॉड को टेम्परेचर डिफरेंस असाइन कर दिया, ठीक बात है, तो हाई, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस असाइन किया, उसी से मैं कह रहा था कि आपको ये सब आपने पढ़ रखा है। थोड़ा सा एक एनालॉगी बता दूंगा तो आपको सब आने लगेगा। आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसा है वैसा ही टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। और आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए थे, ठीक उसी तरीके से आपने यहां टेम्परेचर डिफरेंस दिया जिससे कि जो थर्मल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो अपनी थर्मल एनर्जी को के वजह से इधर ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, तो उसके वजह से हीट करंट फ्लो होगा, ठीक बात है। तो ये हीट करंट हमेशा हायर से लोअर होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर, ये बात आपने बताई। और इसी तरह माइनस आपने एडजस्ट किया, और हमेशा जो है जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो के बाई एल, डी क्यू बाई डी टी के लिए क्या लिख दें, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है अपना, एवरेज हीट फ्लो पर सेकेंड। तो ये तो आप देख ही रहे हो, आपको पता ही है, एनर्जी है, एनर्जी पर सेकेंड, जिसको आगे आप पावर भी बोल सकते हो। डी क्यू बाई डी टी एक तरीके से क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो है ना। तो डी क्यू बाई डी टी अगर मैं लिख देता हूं तो डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, जिसको आप आगे पावर भी बोल सकते हैं। दैट इज पावर, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, आगे जाके आप इसको पावर भी बोल सकते हैं। तो बच्चों मेरा ये कहना है आपसे कि ये क्या गारंटी है कि जो हीट यहां से चली जीरो टाइम में वो डेल्टा टी टाइम तक
कॉन्स्टेंटली चलेगी, उसका कहीं पे लॉस नहीं होगा, मानते हैं? वो कहीं पे इसका लॉस नहीं होगा, ये हीट यहां से यहां पहुंच जाएगी। ऐसा केवल और केवल एक टाइम पर होता है, दैट वी कॉल इट स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां वैलिड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, आपके पास जो भी फॉर्मूला था वो ये था, dq बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, है ना? ये इंस्टेंटेनियस यही था। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक रॉड लेते हैं, ठीक है, कोई आप एक रॉड लेते हैं और इस रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और मान लीजिए आपने यहां पे इसको 100 डिग्री सेल्सियस असाइन कर दिया और यहां पे इसको 10 डिग्री सेल्सियस असाइन कर दिया, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आपने यहां पे असाइन कर दिया। एक तरफ आपने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, दूसरी तरफ आपने माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें स्टेडी स्टेट हीट फ्लो हुआ होगा, बट उसका ग्राफ मैं अगर बनाना चाहूं टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का, इस रॉड के एंड के अबाउट यहां पे टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलता है। मतलब कोई ये मैथमेटिकल ग्राफ नहीं है कि मैं इक्वेशन से आपको इसकी इक्वेशन निकालूं और वहां से आप बताओ कि ये किस टाइप का है। तो ग्राफ इसका ये देखा गया कि पहले जो है, मान लो ये यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि डी क्यू बाई डी टी इसको आप लिखिए डी क्यू बाई डी टी, बेसिकली पावर का मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो का ग्राफ है ना? रेट ऑफ हीट फ्लो का ग्राफ है ये। तो डी क्यू बाई डी टी, चलिए इसको अभी टेम्परेचर वर्सेस एक्स का करते हैं, डी क्यू बाई डी टी देखेंगे कैसे आएगा। तो टी वर्सेस एक्स है, तो इसका ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये ग्राफ कुछ ऐसे हुआ, फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर ये कांस्टेंट होने लगा। मैं दो ही बना रहा हूं, ऐसे बहुत सारा है, ऐसा बहुत सारा है, ऐसे लाइन आपकी धीरे धीरे स्लोप, मतलब ये जो स्लोप है ना, कर्व, इसके स्टेपनेस कम होते होते ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है स्ट्रेट लाइन बनता गया। तो मैं एक ही कर्व बना रहा हूं, धीरे धीरे इसके स्लोप ऐसे फ्लैट होता जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे होते होते धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा और एक बार स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मैं अगर आपको बोलूं कि मैं कोई भी ग्राफ पे अगर दो ग्राफ लेता हूं, ग्राफ 1 और 2, इसलिए मैं दो बना रहा हूं जिससे आपको डिफरेंस और इजीली क्लियर हो, एक कर्व वाला और एक स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट वाला आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है,
देखिए क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। इसको मैं मैथ से ही समझा देता हूं आपको। देखिएगा, ये टेम्परेचर वर्सेज एक्स का ग्राफ है। मतलब आप इस एंड से, हाइयर एंड से इधर जब चलना शुरू करोगे तो माइनस है, यहां कहीं 0 डिग्री होगा। तो आप मुझे बताओ कि जो हीट एनर्जी है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चों, कि टी वर्सेज एक्स का ग्राफ अगर कर्व है, जैसे ग्राफ 1 की बात करो और ग्राफ 2 की, तो ग्राफ 1 की, फॉर ग्राफ 1 आप क्या इंटरप्रेट कर पाओगे कि ग्राफ 1 में आपको दिखता है कि टी वर्सेज एक्स, ये दोनों किसी इंस्टेंट पे ड्रॉ किया है? नहीं, ये मैंने उस इंस्टेंट पे ड्रॉ किया है जब ये स्टेडी स्टेट अचीव होता है। मतलब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो ये ग्राफ आपको ये बताना चाहता है कि टेम्परेचर वर्सेज एक्स जो है, आप एक हाइयर एंड से लोअर एंड की तरफ जाओगे तो ये टेम्परेचर वर्सेज एक्स जो है चेंज होते होते एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लेगा। ठीक है, और जब वो स्ट्रेट लाइन ले लेगा वही अपने मतलब का है। कैसे? अब ग्राफ 1 के लिए अगर आप देखो तो ग्राफ 1 के लिए क्या बोल सकते हो कि dt बाई डी एक्स इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, है ना? तो हर पॉइंट पे dt बाई डी एक्स डिफरेंट होगा, मानते हो? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो आप यहां पे चाहते हो, ठीक है, यहां पे अगर इसमें स्लोप निकालते हो, एक यहां पे स्लोप निकालते हो, तो आप मुझे बताओ यहां पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे dt बाई डी एक्स का, तो dt बाई डी एक्स का टेंजेंट यहां आएगा नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है देखो। तो यहां पे dt बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका आप यहां पे हीट फ्लो का नेचर बता सकते हो बच्चों। क्या हो जाएगा, है ना? मान लीजिए ये पॉइंट, अपना कोई भी पॉइंट ले लो P है, तो dt बाई डी एक्स यहां पर क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स यहां पर आपको नेगेटिव नजर आता है। तो dt बाई डी एक्स आपको अगर यहां पे नेगेटिव स्लोप है इसका, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो जोन है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो x का जोन है, आपको dq बाई dt कैसा नजर आता है? पॉजिटिव। तो यहां मतलब ये पता चला कि dq बाई dt का साइन ये हुआ, dq बाई dt अपना ये होगा, dq बाई dt अपना ये होगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो dq बाई dt इधर होगा। लेकिन इसी में मैं अगर कोई यहां पे q पॉइंट लेता हूं, इसको मैं q पॉइंट, पूरा हीट ट्रांसफर लोग पढ़ लेते हैं, हर क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट यूज करते हैं, बट उनसे पूछा जाए कि क्या होता है स्टेडी स्टेट तो शायद ही बता पाए, बस वो बोल देते हैं dq बाई dt कांस्टेंट है। तो dq बाई dt कैसे कांस्टेंट होता है उसको समझ लीजिए। यहां पर आप देखो कि यहां स्लोप निकालोगे तो dt बाई डी एक्स यहां पर पॉजिटिव होगा, एट q वो पॉजिटिव है। तो यहां पे अगर आप देखो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर हीट निकालोगे तो हीट फ्लो आपको नेगेटिव नजर आएगी और उसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो dq बाई dt एट q ये होगा dq बाई dt एट p। तो आपको मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स लो इस कर्व पर, इस कर्व पे कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स लो, तो बच्चों आपको क्या दिखेगा कि हर पॉइंट पे dt बाई dx की वैल्यू भी होगा इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड मैग्नीट्यूड। इस dt बाई dx की वैल्यू अलग अलग होगी। तो मतलब उस जहां पे आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप खींच रहोगे, उस कॉरस्पॉन्डिंग जो रॉड का डिस्टेंस होगा x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिफरेंट हीट फ्लो होगी पर सेकेंड। तो रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड एट एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू द रॉड इज डिफरेंट। इसका मतलब ये नॉन स्टेडी स्टेट का ग्राफ है। ठीक है, सो आप बोल सकते हो कि dq बाई dt, मैंने 2 पॉइंट लेके समझाया, इज डिफरेंट फॉर थ्रू every cross sectional area of the rod, through every cross sectional area
ऑफ द रॉड। तो रॉड के हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से अपना dq बाई dt अलग होगा क्योंकि dt बाई dx अलग है। तो दिस स्टेट इज नॉन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, नॉन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। तो ये बच्चों अपना क्या होगा, नॉन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो होगा। अब शायद आप लोग समझ गए कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये स्लोप का स्टिफनेस कम होता जाएगा और ये ग्राफ 2 को अप्रोच करेगा। तो जब ये ग्राफ 2 को अप्रोच करेगा तो उस केस में आपको बताने की अब जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग समझदार हो कि अगर आप केवल ग्राफ 2 की एनालिसिस करते हो, आप केवल जो है अब ग्राफ 2 की एनालिसिस करते हो तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। केवल अगर आप ग्राफ 2 की एनालिसिस करते हैं तो आप बताइए क्या होगा। हर जगह पे आप देखिए कि इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, लाइन का स्लोप अपना कांस्टेंट रहेगा, दिख ही रहा है सबको। जो भी थीटा होगा, जो भी स्लोप होगा वो अपना थीटा कांस्टेंट रहेगा, मानते हैं। तो जब थीटा अपना कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए ये थीटा है, एवरीवेयर dq बाई dt इज इक्वल, आप समझ गए सब लोग बहुत आसानी से कि यहां पर अब dq बाई dt इस केस में फॉर ग्राफ 2 है ना, dt बाई dx जो होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, इट इज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इंप्लाइज dq बाई dt इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है इसका और क्या मतलब है, माइनस साइन क्या बता रहा है, देखिए ये नेगेटिव है, स्लोप इसका नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव, तो ग्राफ हमेशा क्या बता रहा है, पॉजिटिव। मतलब ये हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। मतलब आप यहां पे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और जब अपना रॉड स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका होगा तो वी कैन से दैट आवर dq बाई dt is constant for every cross sectional area. dq by dt is constant both in terms of magnitude and direction. So that's why we are saying that कि यही आप हीट करंट बोलेंगे आगे, इसी को आप क्या बोलेंगे, हीट करंट। तो स्टेडी स्टेट में ये हीट करंट कांस्टेंट हो जाता है, स्टेडी स्टेट में ये हीट करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ग्राफ 1 में क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डायरेक्शन, dt बाई dx इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो ठीक है भाई, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ग्राफ 1 में क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल होगा, यहां पे कोई जीरो होगा जहां पे ये मैंने बनाया है, देखिए ये कौन सी बड़ी चीज है, ये टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, जब टेंजेंट अपना वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जब टेंजेंट अपना इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो ऐसा हो जाएगा पैरेलल टू द रॉड, पैरेलल टू द रॉड हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो ये कोई पॉइंट होगा जब ये dt बाई dx अपना जीरो हो जाएगा, ये वो पॉइंट होगा कौन सा, 0 डिग्री वाला होगा, जहां पे मतलब आप बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि स्टेडी स्टेट में रॉड को एनालिसिस करना बहुत टफ है, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते नॉन स्टेडी स्टेट में। तो नॉन स्टेडी स्टेट में ग्राफ का अभी रॉड में हीट का कहीं से भी कहीं कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही होगी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर असाइन करते हैं, ये नैनो मतलब बहुत कम समय में वो स्टेडी स्टेट को अचीव करता है। ठीक है, तो वो बहुत कम समय में स्टेडी स्टेट को अचीव करता है, तो ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बहुत ठीक है भाई। तो यहां आ जाइए, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि dt बाई dx कांस्टेंट होगा,
इसका मतलब और क्या हुआ कि यहां से जो हीट चली होगी, जो हायर टेम्परेचर से हीट चली होगी, वो पूरे लास्ट तक पहुंचेगी। आप बोले सर यहां आके हीट का क्या होगा, तो यहां पे आप बर्फ रख दो, बर्फ पिघला लो, कुछ मैकेनिकल यूज कर लो, तो आपके ऊपर है कि आप यहां पे इस हीट का क्या यूज करते हैं। बट अभी हीट ट्रांसफर की मैं बात करूं तो हीट ट्रांसफर स्टेडी स्टेट में, एक बार स्टेडी स्टेट अचीव हो गया और सारे क्वेश्चंस हम स्टेडी स्टेट में करेंगे। तो एक बार स्टेडी स्टेट अचीव हो गया तो एट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया आवर dq by dt इज कांस्टेंट। इसका और क्या मतलब हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, एक बात और भी हम बोल सकते हैं कि अगर ये यहां से इधर जा रहा है, कांस्टेंट होता जा रहा है, इसका मतलब और क्या हुआ कि ना ही बाहर से कोई हीट इसमें आ रही है, ना ही अपने पास क्या हो रहा है कि ये हीट, रॉड का कोई पार्ट इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही रॉड का कोई पार्ट इसको हीट दे रहा है। मानते हो कि नहीं? रॉड का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने से हीट कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है स्टेडी स्टेट में, तभी तो dq बाई dt की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हो कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट नाइदर ठीक है। अब कुछ बच्चों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सर अगर ऐसा है तो आप टेम्परेचर की बात करिए, तो अब यहां पे जैसे इस पॉइंट का टेम्परेचर 100 है, इसका -10 है, तो बाकी का जो टेम्परेचर होगा, आप लोग बताइए, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T2 है। तो मेरा ये कहना है कि रॉड स्टेडी स्टेट के टाइम में उनका 100 से -10 के बीच में इस रॉड में डिफरेंट टेम्परेचर से साइन हो चुके होंगे। ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर सेम मत बोल दीजिएगा। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हीट कैसे फ्लो करेगी एक सिरे से दूसरे सिरे में? हमेशा देयर विल बी ए टेम्परेचर डिफरेंस। वो बात अलग है कि स्टेडी स्टेट में एक बार जो भी टेम्परेचर हर क्रॉस सेक्शनल एरिया का असाइन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो मान लो T1 कम हो रहा है, इसका मतलब इसने कुछ हीट रिलीज की होगी और dq बाई dt को चेंज कर दिया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखूं तो और समझ में आएगा, द टेम्परेचर assigned by every part of the rod remain constant with respect to time। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये T1 टेम्परेचर है और यहां से हीट जा रही है, तो T1 अपनी इस क्रॉस सेक्शन का कोई भी हीट इसमें ऐड नहीं होगा, नहीं तो T1 कम हो जाएगा। नहीं तो dq बाई dt का कुछ पार्ट अगर इसमें इस क्रॉस सेक्शन इस वाले पॉइंट पे अगर ऐड हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो T1 बढ़ जाएगा। तो इससे आपको यह समझ में आया कि T1 एंड T2 या T3 या डिफरेंट पार्ट ऑफ रॉड हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि नहीं तो फिर dq बाई dt कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये समझ सकते हैं आप। दैट इज, इसको और भी बोल सकते हैं कि नाइदर
ये कब पॉसिबल होगा? एनी पार्ट ऑफ रॉड absorb any heat, neither nor released any heat। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है स्टेडी स्टेट की। वो तो होगा ही T1 ग्रेटर देन T2, ये सब तो रहेगा। यहां से टेम्परेचर जो भी यहां साइन होंगे ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। तो मैंने आपको इतनी बातें सब जो है इसमें घुस के समझाया स्टेडी स्टेट के बारे में, और हम सारे क्वेश्चंस इसी स्टेडी स्टेट के बारे में करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप एनालॉगी देखिए और फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं इस एनालॉगी से। तो मान लीजिए अपने पास एक बार है और आपने इसमें टेम्परेचर असाइन कर दिया T1 एंड T2। ठीक है, T1 एंड T2 मान लीजिए आपने असाइन कर दिया, या TH एंड TL कर लेते हैं, TH हाइयर एंड TL लोअर। ठीक है, और आपने फिर तो यहां से क्या होगा, अब सब कुछ हम जो भी करेंगे क्वेश्चंस में जो भी दिया होगा वो आपका क्या दिया होगा, वो सब कुछ स्टेडी स्टेट पे पूछा जाएगा। कहीं लिखा होगा कहीं नहीं लिखा होगा। IIT एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है उसमें लिखा रहता है कि एज्यूमिंग स्टेडी स्टेट। तो यहां पर अब देखिए ये लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ A ले लीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ A है मान लीजिए। तो आप क्या बोलते हो, यहां से जो भी हीट फ्लो होगी है ना, dQ/dt जो भी होगा, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T एवरेज की अगर बात करें तो आप यही बोलते हो KA/L, और माइनस अगर ये माइनस लेके चलोगे तो T लोअर मतलब T फाइनल माइनस T ये लिखोगे। माइनस एडजस्ट, फिर बता दे रहा हूं, माइनस ये एडजस्ट हुआ है एवरेज में, तो आप यहां हमेशा याद रखोगे T हाइयर माइनस T लोअर, इसीलिए HL ले लिया है। क्लियर है, इसीलिए मैंने HL ले लिया है। तो बच्चों अगर इसको थोड़ा मैं अरेंज करूं तो इसको मैं नाम देता हूं ITH, दैट आई एम कॉलिंग इट थर्मल करंट, एवरेज थर्मल करंट, थर्मल करंट। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊं तो TH माइनस TL अपॉन में L अपॉन K। तो आप देखो कि ये जो L अपॉन K है ये एक तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, थर्मल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये आपके लिए एक थर्मल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नाउ दिस सेम थिंग वी कैन से दैट कंपेयर विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R और आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 दिया है और ये करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, तो आप I ओम्स लॉ से क्या लिखते थे, हाइयर पोटेंशियल है ना माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन में R, यही तो लिखते थे। तो जो रोल, ठीक है, पूरी पनीर खाने जाना है, हाँ भैया आजकल जो है हर दिन जो है घर में कार्ड आए रहता है। अब तुमने मेरे दुखते दर्द पे जो है हाथ रख दिया। मैं भी कल इसी तरीके से पूरी पनीर खाने गया, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। तुम लोगों की सोचा था कि 1 घंटे क्लास भी लेके जाऊंगा, बट पढ़ाने के फ्लो में भूल गया। ठीक है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, कब लेके चलेगा पार्टी में। मुझे पार्टी ओटी से थोड़ा घबराहट अलग होती है, तो मैं गया सबको लेके, और वहां पे फिर मामला सब खत्म हो गया था। ऐसी पार्टी थी, मतलब खाना पीना सब खत्म, दाल चावल खा के चला आया मैं। तो तुम लोग को मैं एक सलाह दूंगा कि ये पार्टी में निमंत्रण जो है घर वालों को करने दो, तुम ये निमंत्रण के चक्कर में मत जाओ।
ठीक है, निमंत्रण के चक्कर में जाओगे तो रोज रात का आए दिन अभी पार्टी चलेगी, घर में किसी न किसी का निमंत्रण आया होगा। अच्छा, कल अब आपके घर में ही शादी है तो क्या मतलब है, फिर तो वो भी सिस्टर की शादी है। अरे भैया आप तो लीड रोल में रहोगे, आप भैया लीड रोल में रहोगे भैया, आपको तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, मोहन भाई आ गए अपने फुल फॉर्म में। मोहन भाई को हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग काम करते रहना होता है। तो मोहन भाई अपनी सिस्टर की शादी जो है सक्सेसफुली जो है समापन करिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। ठीक है, बट अपनी जो है आपकी बारात जो है, आपका भी दूल्हा बनने का टाइम आ रहा है। ठीक है, तो दूल्हा बनेंगे आप कोई ना कोई एक दिन, 26 जनवरी, 24 जनवरी से लेके 2 फरवरी के बीच में। तो ऐसा करिएगा कि ऐसा कर लीजिएगा कि बस दूल्हा बन के आइएगा। पता लगा कि वही वाली बात होगी ना, पुराने जमाने में पहले वो स्वयंवर होता था तो सब लोग खाली हाथ लौट रहे हैं, तो आप भी जा रहे हैं, तो एक सीट जो है आपको निकाल के लाना है उस स्वयंवर से। ठीक है ना भाई, तो आप उसकी तैयारी ज्यादा करिए। तो यहां पे I इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई आर है, तो इसको जब इससे आप कंपेयर करते हो बच्चों, इसको इससे कंपेयर करते हो तो I के जगह IDH होगा, V1 माइनस V2 के जगह आप थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हो, एंड दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे आप सारे क्वेश्चन चटकाने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए कहानी शुरू करते हैं फिर इसी से। आपको सब नया नया लगेगा, पुराना पुराना लगेगा, नया नया नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो अब कई बार पूछा गया है, जेई मेंस वालों ने भी पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर दें। ठीक है, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कई बार पूछा इन्होंने। जैसे कि 2 सेटअप लिया, 2 रॉड लिया, जैसे पहले एक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर बनाना है, एक कॉम्पोजिट रॉड सिस्टम बनाना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो सेम लेके चलना होगा बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम लेके चलेंगे। और मान लेते हैं कि ये है अपना, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, K है, K1 ले लेते हैं K के जगह पे, K1 A और L, ये है K2 A, तो वही रहेगा L। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, K1AL K2AL। ठीक, तो K1AL और K2AL ये अपने पास है। अब यहां पे मान लीजिए कोई टेम्परेचर है अपने पास, T1 मान लेते हैं और ये T2 मान लेते हैं, और T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है। तो हमें क्या करना है कि T1 अगर ग्रेटर देन T2 है तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा जाए जंक्शन टेम्परेचर निकालो, जंक्शन टेम्परेचर, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मैं कुछ भी याद रखने का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सब फॉर्मूले रट लो, बट आपको अगर इजीली वे में दिमाग में रहते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिकल डायग्राम में अगर आप कन्वर्ट करते हो, आपके लिए कितना इजी क्वेश्चन है ये बताओ, कि आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 रेजिस्टेंस लगा लो यार, ये फर्जी क्वेश्चंस हो गए अब आपके लिए। R2
ये हो गया T1, ये हो गया T2। ठीक है, हाइयर टेम्परेचर से आपका करंट का फ्लो होगा तो ITH, ITH आप इधर ले लो। ठीक है, अब आप सीरीज में क्या बोलते हो, सीरीज में आप क्या बोलते हो कि करंट हमेशा सेम होता है, तो आप यहां से आप जंक्शन टेम्परेचर T ले लो, तो ये ITH है और ये ITH है। मतलब टीचर के साथ बड़ी दुविधा है। टीचर अगर एकदम गुमसुम रहे, सर आज आप बहुत खुश लग रहे हो, भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा एक ही मोड में रहता हूं। मतलब चेहरे पे क्या चाहते हो कि अर्जुन रामपाल को भी फेल कर दूं, सेम एक्सप्रेशन। बहुत ऐसे हीरो हैं जो उन्होंने अपने एक्सप्रेशन ही कभी चेंज नहीं किए। भैया उतने बड़े टैलेंटेड नहीं है, मतलब वो फ्लॉप लोग हैं, मतलब वो सेम एक्सप्रेशन, कोई भी रोल हो, हंसने का, गाने का, गुस्से का, वो उनका एक ही एक्सप्रेशन रहता है। तो भैया वंश बाबू आज आपको मैं बहुत खुश लग रहा हूं, तो आपको कैसा लग रहा है? मास्टर के साथ बड़ी दुविधा है, सर आप आज बहुत दुखी लग रहे हो, सर आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे ये सब दरकिनार करो यार, इसको देख लो। तो यहां पर अपने पास T1, T और E, तो यहां से क्या जाएगा, ITH को इक्वल कर दो, जंक्शन टेम्परेचर पा लो। तो ITH इस वाले से क्या लिखोगे बच्चों, ITH हो जाएगा, देखिए हाइयर माइनस लोअर, हाइयर माइनस लोअर, आपने करंट इधर दिया है तो T1 इज हाइयर, T1 माइनस T अपॉन में R1। ठीक है, R1 की वैल्यू चिपकाओ, R1 की वैल्यू चिपका दो। R1 क्या हो जाएगा, L अपॉन K1A, L1 अपॉन K1A। R2 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन K2A। तो R1 हो जाएगा L1 अपॉन K1A इक्वल टू, ये अब यहां देखो, यहां के लिए क्या होगा, T माइनस T2 इधर है, इसके लिए T माइनस T2, तो T माइनस T2 अपॉन में L2 अपॉन K2A। सॉल्व कर लो बच्चों और यहां से निकाल दो फटाफट, क्या आ जाएगा बता दो। K1 L1 T1 माइनस T इज इक्वल टू K2 L2 T माइनस T2। तो इसको सॉल्व करके फटाफट बता दीजिए क्या आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, K1 T1 L1 प्लस K2 T2 L2, यहां से लिख रहा हूं K2 T2 L2 इज इक्वल टू K1 L1 प्लस K2 L2 इंटू T, यही तो आ जाएगा। अब फिर इसका एलसीएम लें तो K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1, दैट इज योर जंक्शन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा बच्चा जंक्शन टेम्परेचर आपका। नहीं भैया हम कोई सोशल मीडिया उडिया पे नहीं दिखेंगे आपको, मैं केवल यहाँ बकवास नहीं मारता, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। पता लगा मैं वो गुरु हूं कि आपको तो ज्ञान दे रहा हूं। आजकल 95% यही लोग मिलेंगे, ज्ञान देंगे आपको और खुद जो है वही कर्म करेंगे। आपको कहेंगे सोशल मीडिया से दूरी बनाओ और खुद जो है सोशल मीडिया पे इतना घुसे रहेंगे अपनी टीआरपी के लिए, है ना, और आपको कहेंगे सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, ये अच्छा नहीं है, ये हानिकारक है। ठीक है, तो ये हिपोक्रेसी जो है मतलब सही नहीं है। तो आपको मैं कहीं नहीं दिखूंगा, बस क्लास में दिखूंगा। आपको मैं केवल क्लास में दिखूंगा और कहीं नहीं दिखूंगा। ठीक है, तो जब तक हमारा आपका साथ है इसका लुफ्त उठाइए। K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन दिस, तो बच्चों ये आ जाएगा जंक्शन टेम्परेचर, ये आ जाएगा जंक्शन टेम्परेचर, ये आ जाएगा जंक्शन टेम्परेचर। अब मान लो इसमें आपसे पूछा जाए, क्योंकि कुछ बच्चा क्या करते हैं
कि सर ये T1 प्लस T2 बाई 2 कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर एवरेज कर ले T1 प्लस T2 बाई 2, ऐसा शुभ विचार आता है। ठीक है, योगेश भाई आपको नया वर्ड दिया है, आपका इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि K1 K2, मान लीजिए मैं यहां पे एक बोलूं कि आइडेंटिकल रॉड लेता हूं बच्चों, आइडेंटिकल रॉड लेता हूं। तो अगर मैं आइडेंटिकल रॉड ले लेता हूं, मतलब K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K ले लेता हूं, एंड L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, मतलब जेमेट्रिकली भी जो है आइडेंटिकल है ये रॉड, और नेचर वाइज भी आइडेंटिकल है। ज्योमेट्रिकली भी आइडेंटिकल है और नेचर वाइज, मतलब दोनों आयरन के रॉड हैं तो दोनों आयरन के रॉड हैं, दोनों एल्युमिनियम के हैं तो दोनों एल्युमिनियम के, मतलब कॉपर के हैं तो दोनों कॉपर के हैं। ठीक है, तो ये यहां पे जब आप इसको अप्लाई करोगे बच्चों, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि जो जंक्शन टेम्परेचर होगा वो अपना जो होगा T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत छोटा है, इसको आप यूज कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूले आपको याद रखने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, तो ये आप यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो T1 प्लस T2 बाई 2 ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रॉड। रॉड का नेचर बदलेगा, मटेरियल बदलेगा, तब के चेंज होगा। ठीक है, तो यहां से आप तभी बोलना, नहीं तो आप जनरल कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहते हो कि सर मुझे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी निकालनी है, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, याद करो आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, याद करो। ये सीरीज दिख रहा है, तो इन दोनों के जगह पे आप एक सिंगल रॉड डिजाइन करोगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही तो मतलब हुआ। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए बच्चों आप क्या करोगे, आप यही तो बोलोगे कि इसके जगह पे एक सिंगल रॉड डिजाइन करोगे, एक सिंगल रॉड डिजाइन करोगे पूरा ऐसा। कुछ ज्यादा ही, चलो आज चमका देते हैं बोर्ड। चलो, तो ये जो है एकदम आंखें चौंधिया गई कि नहीं, आज आंखें आपकी चौंधिया जाएंगी, ये चमकीला कर दे रहा हूं। अब यहां से अपने पास ये T1 है और ये T2 है। अब आप बोल सकते हो कि ये इक्विवेलेंट सिस्टम होगा, तो इसका जो होगा वो L1 प्लस L2 हो जाएगा टोटल लेंथ। अब इसमें आप इस मटेरियल में ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट बच्चों, यहां तो दिखेगा नहीं है, ये हो जाएगा अपना K इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अगर हम वही टेम्परेचर डिफरेंस असाइन करते हैं तो हमें वही थर्मल करंट मिले जो इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसका आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बच्चों, इसका आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एल के जगह होगा L1 प्लस L2, L अपॉन K, दैट इज K इक्विवेलेंट इंटू A। तो अब यहां से बच्चों आप क्या करो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, बस हो गया। आप यहां से निकाल सकते हो K इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 अपॉन K1A, A तो सेम रहेगा, L2 अपॉन K2A, तो A कैंसिल हो जाएगा, K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल इस सिस्टम का K इक्विवेलेंट होगा कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट ये होगा। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगा। अगर इसमें भी एक स्पेशल केस है कि इफ
L1 इक्वल टू L2 ओनली। मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों रॉड अगर ज्योमेट्रिकली इक्वल हो, ज्योमेट्रिकली मतलब उनके डायमेंशन वाइज इक्वल हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, एल भी इक्वल हो, नॉट कंडक्टिविटी, तो आप फिर के इक्विवेलेंट बता सकते हो क्या होगा, क्या हो जाएगा। देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2k1 k2। तो बच्चे ये सब रटते हैं, तो मैं उसमें उनको दिक्कत हो जाती है, बिना कुछ सोचे रटते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता या वो भूल जाते हैं कि हम ये किस कंडीशन पे आया, ये जनरल नहीं है। आपको रटना है तो ये रटिए जनरल, नहीं तो मत रटिए। तो ये अपने पास ये आ जाएगा के इक्विवेलेंट 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अबे हिंदी भी नहीं जानते हो, अंग्रेजी भी नहीं जानते हो, आंखें चौंधिया जाना का मतलब नहीं समझते हो। कहाँ के हो यार, मतलब लंदन वंदन से आए हैं कुछ बच्चे हैं, इसी भारत के ही तो हो भाई। अच्छा लेंथ सेम ले लिया, इसको L1 कर लो, लेंथ सेम नहीं होगा, एरिया सेम होगा। यहां तो मैंने अलग अलग लिखा ही है, वहां लिखना भूल गया होगा, ठीक है। तो लेंथ सेम नहीं है, एरिया सेम है, क्योंकि हमें इसको कंपोजिट सिस्टम बनाना है ना, तो हमने इसको बहुत जनरल किया है। लेंथ सेम नहीं है, एरिया सेम है। बाकी कैलकुलेशन में मैंने अलग ही लिया है, देखो कैलकुलेशन में अलग ही लिया है, एरिया सेम लिया है, ठीक है। नहीं भाई मैं गुजराती नहीं जानता, एक टाइम पे मैं काफी नॉलेज मतलब हो गई थी मुझे भाषा की। क्या क्या जानता था मैं, हिंदी जानता था जो अपना मदर टंग है, मातृभाषा है, वो जानता ही हूं, तो मैं हिंदी जानता था। बीटेक करने के बाद, हालांकि मैं केवी से पढ़ा हूं, केंद्रीय विद्यालय से, तो इंग्लिश भी मेरी कोई, इंग्लिश में शून्य नहीं रहा हूं, ठीक है, तो इंग्लिश भी जानता हूं, बहुत तगड़ी नहीं जानता तो इंग्लिश जानता हूं। फिर मैं बिहार के जन्म धरती, मेरी जन्म धरती बिहार की है, तो मैं बिहारी जानता हूं, ठीक है। फिर मैं यूपी की, यूपी में उत्तर प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इधर आपके कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद में जो बोली जाती हैं वो जानता हूं। प्लस मैं बंगाली जानता हूं, क्योंकि मैं रेलवे कॉलोनी में रहा हूं बहुत दिनों तक, तो बंगाली जानता हूं, तो बंगाली भी जानता हूं। अब तो मैं बोल नहीं पाता उतना, समझ तो पूरा ही लेता हूं। और उस समय, अब बिल्कुल नहीं, उस समय मैं उड़ीसा की भाषा, उड़िया भी जानता था, तो इतनी भाषाओं का ज्ञान मतलब था। अब उड़िया तो बिल्कुल दिमाग से चला गया, लेकिन अभी भी उड़िया को छोड़ के बाकी सब भाषाओं में अभी भी कॉन्फिडेंस है। हरियाणवी बोल नहीं पाता, क्योंकि उसका मतलब हरियाणवी का जो एसेंट है वो बड़ा थोड़ा मजेदार है, तो वो बोल नहीं पाता मैं, ठीक है। लेकिन हरियाणवी समझ तो सभी लेते हैं और मजेदार भाषा है, तो इतनी भाषाएं जानता हूं भाई, बाकी कुछ नहीं जानता। चलिए नेक्स्ट बात करें कि इसी में अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो के इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, के इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बिहारी भोजपुरी सब सुना दूंगा, पहले जो जो तुम्हारे मतलब काम की चीज है वो सुन लो, पहले फिजिक्स सुन लो पहले। के इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां पे के इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो कि अब हम जो कॉम्बिनेशन लेंगे रॉड का, उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अपना अलग अलग होगा, बट लेंथ सेम होगा। मानते हो कि नहीं? मुझे अगर इनको सेम टेम्परेचर डिफरेंस असाइन करना है, मुझे इनको अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस असाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको बोलो इस जोन में मैं T1 अगर देता हूं, तो इस पूरे में क्या दूंगा मैं, T2, और यहां मैं बोल रहा हूं T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है बच्चों, और यहां पे
यहां पे ये अपने पास L है, लेंथ सेम होगा, K1 A1 ऐसे ले सकते हो, और ये L है, ये K2 A2। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका अलग अलग होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा, और ये T1 है और ये T2 है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो T1 और T2 ये दोनों आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि टेम्परेचर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इस रॉड का एंड का T1 है, इस रॉड का T2, तो इसका नीचे वाले का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, ऊपर वाले का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये अपने पास T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अब हमें इनमें क्या बताना है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर आप पूछा जा सकता है कि इन दोनों में देखिए हीट करंट अलग अलग फ्लो होगी। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, इनमें हीट करंट अलग अलग फ्लो होगी। आप इसका इक्विवेलेंट, इसमें आप dq बाई dt होगा अगर, तो इसमें हो जाएगा dq बाई dt, dq डैश बाई dt। इसमें हीट करंट अलग अलग होगा, ये समझ रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, इसको इक्विवेलेंट क्या बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस, ऐसे ही तो बनाते थे। तो मैंने पहले शुरू में क्यों कहा था कि आपको ये सब आता है, मैंने इसीलिए कहा था कि अब आपको सब कुछ आता है। ठीक है, एनालॉगी आप अगर जान गए तो बहुत कुछ आप रिलेट कर जाओगे। R1 इसका क्या हो जाएगा, L अपॉन K1A1, R2 क्या हो जाएगा, L अपॉन K2A2, और ये अपना T1 है, ये अपना T2 है। बोलो, तो यहां से आप इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, मतलब इसके जगह पे आप एक सिंगल रॉड असाइन कर रहे हो, आप एक सिंगल रॉड असाइन कर रहे हो, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया का, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, ये वाला जो होगा वो कितने का होगा, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 का होगा। इसका लेंथ जो होगा वो तो L ही होगा। और ये जो बोलोगे वो बोलोगे K इक्विवेलेंट, ये जो बोलोगे वो क्या बोलोगे, K इक्विवेलेंट। तो बच्चों अब यहां से K इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा इसका R इक्विवेलेंट, पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर लो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और यहां पे R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, L अपॉन KA, मतलब L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन में L इज इक्वल टू R1 क्या हो जाएगा, K1 A1 अपॉन L, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन में L, और ये अपना गायब। तो K इक्विवेलेंट अपने पास आएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, K1 A1 ठीक है, तो K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, ये आपका जनरल होगा। इसी में आप बोल सकते हो कि इफ A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। अब मुझे ये बताओ यार कि ये सब जो आप पढ़ रहे हो है ना, अभी अभी तो पढ़ रहे हो, अब इसी चीज को आपको फिर से बताया जाए या दोबारा बताया जाए, एक बार इसी चीज को शॉर्ट में बताया जाए, वन शॉट में, है ना, तो क्या आपको कुछ अलग मिलेगा? तो इसका मतलब ये कि आपको इसको पढ़ना है और खुद से एक बार कर लेना है और फिर क्वेश्चंस कर लेने हैं, मामला खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके एंड से जब तक वो चीज नहीं होगी कहानी बहुत गड़बड़ होगी। और एक बात ध्यान रहे, जिन बच्चों का साहस में अभी कमी हो रहा है, जो नर्वस फील कर रहे हैं,
वो आगे का नहीं सोच रहे। आप ये सोचो मेरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक सेकेंड थॉट दिमाग में रखो कि दूसरे अटेम्प्ट में हम झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। आप दूसरे अटेम्प्ट में हम पता नहीं क्या कर देंगे, ये गलत धारणा है। एक चीज जान लीजिए, जिस बच्चे का 97 परसेंटाइल आया है, 97 परसेंटाइल आया मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका जो है 99.9 परसेंटाइल आने की विकट संभावना हो सकती है सेकेंड अटेम्प्ट में। उल्टा भी हो सकता है ना, जो आप बोलते हो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो एक थ्योरम कन्वर्स भी ट्रू है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी का 75 परसेंटाइल आया है और वो इसको अचीव करे, या 50 परसेंटाइल आया है वो इसको अचीव करे। वो तीन, मतलब देखिए कोई चीज तो एब्सोल्यूट है नहीं, लाखों में एक एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन जब बोला जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो एवरेज बोला जाता है, मतलब जो भी है उसमें से आपकी एवरेज जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 50% की तैयारी पे बैठा है और वो जो है, वो अलग बात है कि लोग यूट्यूब पे जो है आपको ये भी करा सकते हैं कि आप 10 परसेंटाइल पे हो और आप ये लेके आ जाओ, ऐसा हो सकता है। यूट्यूब पे आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पे लोग बोलें कि आओ 0 से मैं आपको 99 मैं दिला दूंगा। मुझे 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चे सेलेक्ट कराए, लेकिन मेरे मुंह से ये निकलता नहीं है कि मैं आपको ये दिला दूंगा, मैं आपको ये सेलेक्ट करा दूंगा। मैं आपका हेल्प कर सकता हूं, मैं कहां कुछ दिला पाऊंगा यार, करने वाला आप हो तो मैं आपको कैसे दिला सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसीलिए मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं कि आप यहां पे अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए, आप यहां पे अपना मैक्सिमम एक्सट्रीम दीजिए, तब आप सेकेंड अटेम्प्ट में बेनिफिटेड होंगे। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना मैक्सिमम देते हैं फुल फ्लेज में तैयारी के साथ, तब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में तब जाके हो सकता है कि आप अपनी ग्राफ को थोड़ा खींच पाओगे, ठीक है। तो यहां पे K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो आप अभी कुछ मत सोचिए, केवल ये सोचिए कि हम अपनी तैयारी मैक्सिमम अच्छा कितना कर सकते हैं। और आप मेरी बात सोच रहे हो, आप हद से हद दिसंबर ले लो, ठीक है, मिड दिसंबर, 15 दिसंबर ले लो, 20 दिसंबर ले लो, उसके बाद आपके पास 1 महीना है। और उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अप्रैल सेशन के लिए आपके पास कितना महीना बचेगा? फरवरी पूरा, मार्च पूरा। तो फेब मार्च, मान लो जिन बच्चों को पता लग गया कि भाई मेरा जो है थोड़ा डाइसी मामला लग रहा है, मैं 95 परसेंटाइल से पीछे जा रहा हूं, 95 परसेंटाइल से पीछे जा रहा हूं, 92 93 पे आके अटक गया हूं, वो बच्चा चाहेगा तो वो 98 और 99 भी घुसा सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि उसके सारे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके पास फुल फ्लेज में फरवरी मार्च 2 महीने का तो पूरा टाइम होगा, 60 दिन का, जिसमें वो फिर से उन चीजों को एक्सक्लूसिव जेईई मेंस कर सकता है अपने से। अब फिर वो वन शॉट देखना शुरू करेगा तो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो फिर से वन शॉट देखेगा तो फिर से वहीं का वहीं रहेगा वो। तो आप, अगर कोई बच्चा बहुत परेशान हो रहा है तो परेशान मत हो, उसके पास एक मौका है। आप सेमीफाइनल खेलने जा रहे हो, ठीक है, सेमीफाइनल मैं मान नहीं रहा हूं, आप मानो कि आप फाइनल खेलने जा रहे हो, बट जो परेशान है उनको कह रहा हूं कि वो ऐसा मान लो कि वो सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं और बारिश हो गई, ठीक है, तो उनको अभी लीग मैच में एक और मौका मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का अभी ऐसा दिमाग में एक सब साइकोलॉजी का गेम है और अपनी पढ़ाई का गेम है, ठीक है, साइकोलॉजी एंड मेहनत। अब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसकी साइकोलॉजी ऐसे कैसे हो सकती है कि वो बोलेगा कि हम तो भाई सेलेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो सकता ना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सारी चीज सिंक्रोनाइज है, सारी चीज सिंक्रोनाइज है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने पास A1 A2 इक्वल टू A हो जाएगा। तो अब इसको जब आप करोगे, है ना, अगर एक स्पेशल केस लेते हो, तो अगर
एक केस ले रहे हैं हम कि अगर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट, तब आप बोल सकते हो कि K1 प्लस K2/2। तो ये रटना मत अंधे से, ये इस स्पेशल केस के लिए रिजल्ट है, ये स्पेशल केस के लिए ये रिजल्ट है। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है बच्चों? कॉपी में तो सब लिखा है मेरे भाई प्रिंस, मुझसे आपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं कॉपी में इतना। अच्छा तुम लोग सही सही बताओ, फिजिक्स की कितनी कॉपियां भर गई? फिजिक्स की अगर मैं मान लूं कि 200-250 पन्ने का एक रजिस्टर है, तो मुझे लगता है कितनी कॉपियां भर गई होंगी तुम लोग की फिजिक्स की? हमको लगता है 3 साढ़े 3 या 4 कॉपी तो भर गई होगी तुम लोग की फिजिक्स की। आगे बढ़े, वही 4-5 चल रहा है ना, वही तो फिर बच्चा कुछ नहीं है एडवांस में। जिस दिन जो बच्चा एडवांस दे के आएगा, मैं आज दे रहा हूं, डेट डाल के लिख लो, डेट डाल के लिख लो भाई, ठीक है। जिस दिन आप मेंस दे के आओगे या जिस दिन आप एडवांस दे के आओगे, कॉपी का कोई भी वेरिएशन ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपी के कुछ वेरिएशन 80-85% तक की मैं बात बोल रहा हूं कि उसी कॉपी के वेरिएशन से आएंगे, उसी कॉपी में जो तुम लिख रहे हो उसी कॉपी के वेरिएशन से आएंगे। वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगा वो मैं नहीं मानता, लेकिन हूबहू भी हो सकता है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन। हर टॉपिक में मैं जो वेरिएशन कराया हूं इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन हूबहू भी हो सकते हैं, है ना, या फिर बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। ये आज बोल रहा हूं, जिस दिन दे के आना उस दिन मिला लेना, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी ना बहुत फालतू पढ़ाता हूं ना बहुत नीचे पढ़ाता हूं, जो भी है एकदम सटीक लाइन पे ही पढ़ाया जाता है आपको। अब नेक्स्ट अपनी बात करें कि मान लो सीरीज पैरेलल तो आपने कर लिया, अगर कॉम्पोजिशन की बात करो, अगर कॉम्पोजिशन की बात करूं, मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो कर लोगे? चलिए उस पर भी आते हैं। अभी वेरिएबल, अच्छा ये तो आपके पास, ये आपके पास जो है मैंने स्टैंडर्ड बता दिए सीरीज पैरेलल, ठीक है। आप के इक्विवेलेंट निकाल सकते हो और बाकी सर्किट सॉल्व करके आप चीजों को कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर इसमें अब कहानी होने लगे, कहानी क्या होने लगे बच्चों, कि केस ऑफ हीट फ्लो इन केस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो हीट फ्लो, पहला वेरिएशन लेते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हीट फ्लो इन केस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया से हीट फ्लो हो रही है तो क्या बच्चों ये आपके लिए नया चीज है क्या? बिल्कुल नया नहीं है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करो, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिलिंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाला था, आपने स्फेरिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाला था। कैसे निकाला था? V इक्वल टू आई आर से, है ना। आपने कहीं पे जाके R इक्वल टू रो एल अपॉन ए या E डॉट डी आर से आप करते थे, याद आ रहा है? तो उसी तरीके से आप सिलेंड्रिकल की अगर बात करते हो, अगर आप सिलेंड्रिकल की बात करते हो तो देखो, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। अब आपने इसमें टेम्परेचर कैसे असाइन किया है ये आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपको जाना पहचाना लगेगा बहुत हद तक। अब आप इसमें टेम्परेचर असाइन कर रहे हो, ये इसका इनर पार्ट है मान लो, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं कि यहां पे आपने मटेरियल मीडियम भर रखा है, आपने इसमें इसको कंडक्ट कराना है तो इसमें मीडियम भर रखा है कंडक्टिंग,
ठीक है, आपने कंडक्टिंग मीडियम भर रखा है, ये इसका एक्सेस है, और ये मान लो अपने पास ए है और ये बी है, ये ए है और ये मान लो अपने पास बी है। ठीक है बच्चों, ये ए और बी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इसको टेम्परेचर असाइन करा दिया ऐसे T1 और T2, मैंने इसको टेम्परेचर असाइन कर दिया T1 और T2, तो क्या यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस मटेरियल की कंडक्टिविटी मान लीजिए K है, इस मटेरियल जो आपने इसमें भर रखा है ना, इस सिलेंडर, ये तो हॉलो है इनर वाला। उसके बाद कॉपी, आपकी जो कॉपी है, जो आपकी कॉपी है उसको फोल्ड कर दो, कॉपी को फोल्ड कर दो, तो कॉपी का फोल्ड करोगे तो इनर तो हॉलो रहेगा, बाकी जो आपके पेजेस का थिकनेस है तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। लेकिन मैंने टेम्परेचर यहां असाइन किया है, ऊपर और नीचे। आपने अपने कॉपी का, ये आपकी कॉपी है, ठीक है, अब इस कॉपी का ये पार्ट है, ये ऐसा है, तो इसमें से आपने क्या किया, इधर इधर और इधर, ठीक है, इधर और इधर किया है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पे टेम्परेचर असाइन करो और यहां पे असाइन करो, ऐसा आप सब कर चुके हो। ठीक है, ये इनर और ये आउटर, तब हीट जो फ्लो होगी वो हीट रेडियल फ्लो होगी, और जब रेडियल हीट फ्लो होगी तो हर जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा कि नहीं, बताओ। जब रेडियल हीट फ्लो होगी तो हर जगह पे, हर पेजेस पे, मान लो अभी केवल आप इतना ले लो, तो अभी थिकनेस इतना है, तो इस कर्व सरफेस, इस रेडियस से, इस सिलेंडर के इस कर्व सरफेस से हीट ऐसे रेडियली जा रही होगी। अब ये पूरा हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे रखते हो, यहां से यहां रखते हो, तब तो कोई भी चीज वेरी नहीं कर रही है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहां के लिए तो आप फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हो ना। क्या यूज करोगे बताओ, dq बाई dt, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, जिसको आप ITH बोल रहे हो, वो क्या आ जाएगा, T1 अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो आप यहां पे जो भी dq बाई dt होगा, आपको पता है स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो हमेशा सेम होगा, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो हीट निकलेगी वो dq बाई dt निकलेगी स्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो बच्चों, कि a की जगह क्या बोलोगे, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के ए बाई एल, तो के पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एल, है ना, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, बोलो, यही हो जाएगा T1 माइनस T2, ये हो जाएगा अपने पास हीट फ्लो। लेकिन इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप इसके कर्व सरफेस एरिया पे टेम्परेचर डिफरेंस असाइन करते हो। जब आप इसके कर्व सरफेस एरिया पे टेम्परेचर डिफरेंस असाइन करोगे तो चीजें बदल जाएंगी। क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया पे जब आप टेम्परेचर असाइन करोगे तो अब यहां पे T1 है और ये T2 है जो मैं आपको बता रहा था। तो अब जो हीट फ्लो होगी बच्चों वो कैसी होगी, वो रेडियल होगी कि नहीं, इस तरीके से हीट फ्लो होगी। हीट फ्लो आपकी रेडियल होगी हर जगह पे, dq बाई dt आपका क्या होगा, रेडियली हीट फ्लो होगी, है ना, रेडियली हीट फ्लो होगी। ऊपर से देखोगे तो आपको हीट कैसी नजर आएगी, यहां पर ये ऊपर से इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको हीट कैसी नजर आएगी। ये सब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया है कि नहीं, आप लोग को बताइए, सबको याद आ रहा होगा। ये सब आपकी हीट फ्लो ऐसे होगी, रेडियली नजर आएगा। तो हीट फ्लो आपको रेडियल नजर आएगा। ठीक है, बी माइनस ए में मटेरियल है बिल्कुल, वो कंडक्टिविटी उसकी कांस्टेंट है, आपसे वेरिएबल कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में एरिया हमारा चेंज हो रहा है, हर आर रेडियस पे आपको एक सिलिंड्रिकल शेल कट करना होगा, मानते हो, तो आपको यहां पे क्या करना होगा एक किसी आर रेडियस पे जाके
और dr थिकनेस का आपको एक सिलेंड्रिकल शेल कट करना होगा, है ना। यहां पे ये जो आप देख रहे हो R पे जाके, और ये dr थिकनेस का आपको एक सिलेंड्रिकल शेल कट करना होगा। बोलो, तो आप यहां पे R पे जाओगे और ये dr थिकनेस का ये dr थिकनेस का आप एक सिलेंड्रिकल शेल कट करोगे। बोलो, तो अब ये थोड़ा सा मैं थिक बना रहा हूं, जिसका थिकनेस क्या बोलोगे, dr है। ठीक, तो R पे आपने ये dr है, dr थिकनेस का आप एक सिलेंड्रिकल शेल कट करोगे, और इस पे जो हीट फ्लो होगा dq बाई dt, आपको पता है कि dq बाई dt तो स्टेडी स्टेट में हर जगह पे वहीं से पास होगा। तो यहां dq बाई dt क्या लिखे बच्चों, आप लोग बताओ, dq बाई dt क्या लिखोगे, k तो वही होगा, a क्या होगा, 2 पाई आर एल। ये देख रहे हो, ये जो होगा 2 पाई आर एल, है ना। इस सिलेंड्रिकल शेल जो आपने आर रेडियस का सिलेंड्रिकल शेल लिया है हॉलो, ठीक है, जिसका थिकनेस केवल dr है, और इसके क्रॉस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपने dt असाइन किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीज किया है। ठीक है, ये अपने पास R है और ये अपना dr है, यहां से ये dq बाई dt जा रहा है। इसका टेम्परेचर अगर T प्लस dt है तो इसका टेम्परेचर T है। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, dt। dt इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि इस एंड का टेम्परेचर है T प्लस dt और इस एंड का टेम्परेचर है T। तो हाइयर से लोअर में आपका ये फ्लो हो रहा है। तो यहां क्या लिखें, dt बाई dr, यहां dr होगा। और मैंने बताया कि कैलकुलस फॉर्म जब भी यूज करेंगे तो माइनस जरूर देंगे, क्योंकि ये साइन आपको dt एक डिफरेंशियल आपको नहीं पता। तो जब भी कैलकुलस फॉर्म यूज करेंगे, जब आप एवरेज फॉर्म यूज करेंगे तो हाइयर माइनस लोअर कर देंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, वो एडजस्ट करके आप हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिख देते हो। बट यहां पर आपको ये करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि ये क्या है, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, देखिए एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक एनर्जी है, पावर है, तो पी जूल पर सेकेंड ये कांस्टेंट होगा। ये हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे कई सारे सिलेंड्रिकल शेल होंगे। इन सभी सिलेंड्रिकल सेल से यही dq बाई dt पास होगा एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। बोलो, तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट में यही dq बाई dt पास होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप ले सकते हो p जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मैंने p ले लिया। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, 2 पाई के एल माइनस, ठीक है, आर डी टी बाई डी आर। वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, डी आर अपॉन आर, ठीक है, और ये p इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल डी टी। देख लो, यही आएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पे टेम्परेचर था T1, तो जब यहां का टेम्परेचर T1 था तो इस रेडियस था A। जब यहां का टेम्परेचर अपना T2 है तो ये हो जाएगा B। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ln तो बस अब इसको तो मैं इंटीग्रेट ही करना बाकी है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां पे आपको मिलेगा P ln B बाई ए इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल T2 माइनस T1।
और ये माइनस साइन एडजस्ट करोगे तो P ln B बाई ए इज इक्वल टू, माइनस एडजस्ट करोगे तो हाइयर माइनस लोअर, ठीक है, इंटू 2 पाई KL। तो P क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस। थोड़ा देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको नीचे ले आया ln B बाई ए, और इसको मैं नीचे ऐसे लिख दिया 1/2 पाई KL। और इसको बच्चों कंपेयर कर सकते हो, ये क्या है, ITH है, इक्वल टू T1 माइनस T2, तो ये क्या हो जाएगा RTH। तो ये RTH है, तो थर्मल रेजिस्टेंस इसका आप निकाल सकते हो, ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो, मतलब 2 पाई KL याद है मैंने, ये आपको ln B बाई ए, ln B बाई ए। तो थर्मल ये वैसे ही मिलेगा आपको जैसा कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। आप चाहो तो यहां पे ऐसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अब जिसमें वेरिएबल, जो मटेरियल मीडियम आपने भरा है ए और बी के बीच में, वो वेरिएबल हो। अगर वो वेरिएबल होता है मतलब के, तो के रेडियल फंक्शन होगा, तो आप कहां पे चेंज करोगे, यहां पे चेंज हो जाएगा, है ना। मान लो मैं बोलूं कि के इक्वल टू K0 R या K0 बाई R, कुछ भी हो जाए, है ना, तो ये यहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप इसको चेंज कर दीजिएगा, R का नया फंक्शन बनेगा। तो आप वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, है ना, बोलो, वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो ना, जो मटेरियल मीडियम है अगर वो वेरी कर रहा हो रेडियली, तो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहीं तक रोकते हैं। अब स्फेरिकल के लिए आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कल करेंगे इसी पे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही रोकते हैं। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, देखिए, आप पढ़ाई कम करिए, अपने मेंटल बैलेंस पे काम ज्यादा करिए, ठीक है। आप पढ़ाई अगर कम भी कर रहे हैं और मेंटली आप बैलेंस्ड हैं और आप स्ट्रेटजी वाइज साउंड है, आपको पता है, क्लियर कट है आप अपनी स्ट्रेटजी में कि मुझे तो भाई ये करना है और मैं इसको कर ले जाऊंगा, इस तरीके से कर ले जाऊंगा, ठीक है। तो उस चीजों में अगर आप सही हैं और डेली आप अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है रिजल्ट के बारे में ना सोचने का। आप बोले सर कैसी बातें कर रहे हो, रिजल्ट बिना सोचे, भाई रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हो गए ना, तो हर दिन की इफिशियंसी कम होती जाएगी। आप रिजल्ट ओरिएंटेड जो हो रहे हैं वो अपने वर्क में होइए, ना कि अपने शरीर पे उसका जो है आप इंपैक्ट डालिए, ठीक है। मतलब आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कितनी रैंक ले आऊंगा, कितना करूं तो कितना रैंक ले आऊं, ये गलत सोच है, ठीक है। आप ये मत सोचिए, आपको पता है कि आपको रैंक लाना है, आपको 99.9 पे घुसना है और बहुत बुरी कंडीशन में आपको 99 लाना है। आपको बस दो ही चीजें आपने एक बार सोच लिया बैठ के, आपको 99 लाना है, वर्स्ट सिनेरियो है, और नहीं तो 99.9 लाना है। बस इतना अगर आप सोच रहे हैं, उतना एक बार सोच लीजिए, रोज रोज क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर।